A very good morning, students. Today we are going to learn and we are going to start the 5th chapter, that is Megh Aaye, page number 31. Okay, so this chapter is about a natural phenomena, a beautiful natural thing, that is रेन. ओके, बारिश जब आती है तो क्या होता है, कैसे उसका हम स्वागत करते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में ये पोएम है. ठीक है, इस पोएम के राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना. तो सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल जी के बारे में थोड़ी बातें कर लें, फिर चलेंगे चैप्टर के शीर्षक और चैप्टर की ओर. ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः एक कवि एवं साहित्यकार हैं, लेकिन वो अपने जीवन काल में लेखक, पत्रकार, नाटककार, कवि रह चुके हैं. ठीक है, तो उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था. ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बच्चों की जो उनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता. हाँ, तो इसीलिए उन्होंने अपनी इस सोच के साथ उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया था. ठीक है, और अपने डेली काम के साथ साथ वो उस कार्यालय की भी काम संभालते थे. ठीक है, तो उनकी रचनाओं में हमेशा हमें गांव तथा शहर दोनों जगहों की जीवन का वर्णन मिलता है, और उनकी भाषा हिंदी है, इसीलिए वो बहुत इजीली सबके समझ में, उनकी लिखाई सबके समझ में आ जाती है. ठीक है, तो ये थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ी बातें. तो अब बढ़ते हैं चैप्टर के शीर्षक की ओर. देखो, चैप्टर का नाम क्या है, मेघ आए. मेघ का मतलब पता है ना तुमको, जब बादल छा जाते हैं, बारिश आती है ना, मेघ आए. ठीक है, बारिश के आने के समय उसकी स्वागत के साथ, और उसी के बारे में है ये चैप्टर. ठीक है, तो मेघ आए में लेखक क्या लिखते हैं, जैसे कि इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्राम के, ठीक है, संस्कृति और गांव की प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है. ठीक है, कवि ने यहाँ पे मेघों की आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है. जो मेहमान हम जैसे उस मेहमान को दामाद माना है. जैसे गांव में जिस तरह दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ाती है ना, बहुत खुश हो जाते हैं लोग, ठीक उसी तरह बहुत गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो गांव में लोग उस बारिश से बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, है ना. इस तरह कवि ने अपने इस कविता में क्या किया है, आकाश में बादल और गांव में मेहमान जो कि है दामाद, गांव में जब दामाद आता है, उन दोनों चीजों को मिलाकर अच्छी तरह वर्णन किया है. जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी का जल उथल पुथल होने लगता है, बहुत सारी जो आसमान में बिजली कड़कती है और वृक्ष भी इधर उधर डोलने लगते हैं. इन सब चीजों का उन्होंने एक गांव में जब दामाद आता है तब उसका जो स्वागत होता है, उन सब चीजों से इनकी तैयारियों का इस कविता में वर्णन किया है. ठीक है, तो देखो हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले देखो, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं, बताइए. जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम क्या तैयारी करते हैं. सबसे पहले तो हम उसकी अच्छी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उसका आवभगत करते हैं, फिर उनके पैर वगैरह धुलाते हैं, फिर उनको चाय नाश्ता करवाते हैं. आज के ज़माने में थोड़ा लाइटली सही, लेकिन वेलकम तो हमेशा ही किया जाता है ना. तो देखो, इस कविता में वर्षा को पाहुन या मेहमान माना है. पाहुन होते हैं जीजा जी. पाहुन कौन होता है, जीजा जी. ठीक है, तो गांव में उन्हें पाहुन, हिंदी में पाहुन कहा जाता है. तो जब गांव में इस कविता में वर्षा को पाहुन या मेहमान कहकर बताया गया है, मानवीकरण किया गया है. ठीक है। जैसे गांव में पाहुन के आने से चारों तरफ हलचल
हलचल मच जाती है, उमंग एवं उत्साह का वातावरण होता है, वैसे ही वर्षा ऋतु के स्वागत में भी लोग पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। तो देखो, जैसे कि गांव में जब दामाद आते हैं तो उस दामाद का स्वागत करने के लिए सभी लोग बेचैन हो जाते हैं ना, तो वैसे ही उसी उत्साह और के साथ हम जब कड़ी धूप के बाद, गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो वर्षा ऋतु का स्वागत भी लोग इसी उत्साह के साथ करते हैं। ठीक है, इसी उत्साह से पलक बिछाए वो बारिश का इंतजार करते हैं, मतलब बेचैन होकर बारिश का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो इसी का है वर्णन यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे बेसब्री से लोग प्रतीक्षा करते हैं बारिश होने की, है ना, और कैसे हवाएं चलने लगती हैं, बारिश कैसे शुरू होती है। तो फिर देखो, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। देखो, मेघ तो पता है, मेघ का मीनिंग है ना बारिश, वर्षा। आए बड़े बंठन के, बंठन का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, सज धज के, है ना, एकदम बंठन के, तैयार होके। ठीक है, इस देखो, इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कवि की वर्षा ऋतु जब आती है तो कैसे एकदम बंठन के, सवर के मतलब सज धज के। ठीक है, सज धज के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब जब बारिश आने से पहले क्या होता है, नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। ठीक है, मतलब बारिश आने के पहले क्या होती है, हवा आती है ना, पहले हवाएं देती हैं, तो फिर उसके बाद बारिश आती है। तो वैसे ही मेघ आने से पहले, मेघ के सज धज के सवर के आने से पहले, मतलब मेघ जब आती है उसके आगे आगे कौन नाचती गाती आती है, हवाएं। ठीक है, हवाएं चलने लगती हैं, फिर दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो इन हवाओं के साथ जब बारिश आने के पहले, बारिश जब आने वाली है, इस मतलब मौसम को देखकर जब लोग जान जाते हैं कि बारिश होने वाली है, तब क्या करते हैं लोग, अपने दरवाजे खिड़कियां खोलने लगते हैं। इतनी गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है, हवाएं चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं, तब सभी लोग अपने दरवाजे खिड़कियां खोलने लगते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, जैसे कि कोई पाहुन, पाहुन मतलब जीजा जी। ठीक है, पाहुन जैसे कि कोई शहर से, किसी शहर से पाहुन जीजा जी गांव में आए हैं। ठीक है, दामाद, गांव का दामाद, शहरी दामाद जैसे कि गांव में आ रहा है। तो गांव में जब शहर का दामाद जब गांव में आते हैं तो उनकी अलग ठाट बाट होती है ना, एकदम ठाट बाट से आते हैं और उनका स्वागत भी लोग बड़े चाव से करते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही ये बारिश आ रही है, जैसे कि कोई शहरी दामाद बन ठन के सच सवर के अपने गाँव, अपने ससुराल जा रहा है ना। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, वैसे ही बारिश आ रही है, एकदम सज धज के सवर के आ रही है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कवि कि वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है ना। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण किया है। मानवीकरण मतलब किसी को मतलब पोएम लिखते समय या किसी रचनाकार जब क्या करते हैं, किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी निर्जीव वस्तु को जीवित होने का या किसी मनुष्य का, मतलब मेघ तो निर्जीव है ना, निर्जीव है, लेकिन उसे पाहुन जो एक दामाद तो जीवित इंसान होता है, जीवित होता है, तो उसे एक जीवित उदाहरण देके समझाते हैं तो उसे मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने मेघ का मानवीकरण किया है ना, मानवीकरण करके उसे दामाद का रूप दिया है। ठीक है, तो जिस प्रकार दामाद आते हैं बड़े सज धज के, बन ठन के ससुराल आते हैं, वैसे ही मेघ भी बड़े बन ठन कर, सज सवज कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी दामाद के आने के संदेश से गांव के लोग, बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं ना, इधर उधर दौड़ने लगते हैं दामाद के आने पर, तो वैसे ही मतलब जैसे कि वो लोग हल्ला कर करके पूरे गांव को खबर पहुंचा देते हैं कि गांव के दामाद आ रहे हैं, वैसे ही ये गांव के आने, मतलब बारिश के आने से पहले हवाएं क्या कर रही हैं,
बारिश के पहले पहले हवाएं इधर उधर दौड़कर नाचती नाचती हवाएं क्या कर रही हैं, गांव को ये सूचना दे रही हैं कि गांव में पानी आने वाला है, मेघ यानी बादल, वर्षा होने वाली है। ये सूचना पाकर गांव के सभी लोग क्या करते हैं, अपनी खिड़की दरवाजे सब खोल रहे हैं, है ना, उसे देखने एवं बारिश को देखने, है ना, और उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं सब लोग, है ना। इसका अर्थ ये है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सीधी सीधी हवाएं चलने लगती, सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम हमेशा वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। तो अभी चलते देखो नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट स्टैंजा में, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जैसे कि बारिश मतलब जब आती है तो क्या होता है, हर तरफ पेड़ पौधे मतलब सर झुकाने लगते हैं ना, पेड़ पौधे झुकने लगते हैं। तो फिर कैसे, जैसे कि कोई घर पे जब कोई मानव मतलब कोई इंसान आता है, मेहमान आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका सर झुकाकर उनका स्वागत करते हैं। वैसे ही जब बारिश आ रही है तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपनी गर्दन उठा कर जैसे कि देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, ठीक है, उसे देखना चाहते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो बारिश से पहले जो तेज हवा चलती है उससे क्या हो रहा है कि आंधी सी चलने लगी है ना। आंधी मतलब तूफान, तूफान जैसी तेज हवा, ठीक है ना। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो जैसे कि गांव की महिलाएं घाघरा उठाकर भागती हैं, चलती हैं खुशी से, वैसे ही तेज हवा के कारण धूल, जो रास्ते की धूल है वो उड़ने लगी है, घाघरा उठाए जैसे कि चलने लगी है, ठीक है। पेड़ मतलब तेज हवा के कारण, बारिश आने से पहले तेज हवा के कारण क्या हो रहा है, पेड़ पौधे झुक झुक के झांकने रहे, अपने गर्दन उठा उठा के जैसे कि झांक रहे हैं बारिश को देखने के लिए। और आंधी चल रही है ना, धूल भाग रही है, घाघरा उठाए मतलब धूल उड़ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन मतलब तिरछी नजर, ठीक है, अपनी आंख को तिरछा करके देखना। बाकी मतलब तिरछी, चितवन मतलब नजर, निगाहें, ठीक है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, तो जैसे कि गांव की महिलाएं जब मेहमान आता है या घर में दामाद आता है तो वो क्या करती हैं, तिरछी नजर से अपनी घूंघट को काढ़ कर, मतलब घूंघट के अंदर से ही तिरछी नजर से उसे देखना चाहती हैं। वैसे ही ये नदी भी देखो अपनी बाकी नजरों से, तिरछी नजरों से ये नदी देखना चाहती है उस बारिश को, नदी भी औरतों के जैसे, ठीक है। और ये नदी जैसे कि इस तेज हवा के कारण रुक की गई है, ठिठकी मतलब रुकी हुई, ठीक है, ठहर जाना, तो वो नदी जैसे कि रुक सी गई है, ठीक है, वो भी देखना चाहती है इस मेहमान को, ठीक है। मतलब नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपना घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मतलब तेज हवा के कारण पेड़ झुक जाते हैं और गर्दन उचकाकर जैसे कि उस वर्षा को देखना चाहते हैं, और आधी तूफान मतलब हवा, तेज हवा चलने के कारण धूल भी रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है, एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं, है ना। और ऐसे अवस्था में क्या होता है, नदी का पानी जैसे कि ठहर सा जाता है, तो इसकी सुंदरता एकदम देखने बनती है, ठीक है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। फिर देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सूधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, ठीक है। क्या हुआ देखो, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, जैसे कि घर पे जब मेहमान आते हैं तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, आगे जाके मेहमान का स्वागत करते हैं ना, और प्रणाम करके उसे घर के अंदर बुलाते हैं। वैसे ही
जब हवा तेज चल रही है और बारिश आ रही है, तब बूढ़ा पीपल का पेड़ सबसे पहले वो घर के बुजुर्ग के जैसे आगे बढ़कर जाता है और वहां जाकर मतलब वो मेहमान को अंदर प्रार्थना करके वो उनका स्वागत कर रहा है। गुहार मतलब उनका स्वागत करना, ठीक है, प्रार्थना करना किसी से। वो जाकर आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत करता है। और फिर देखो दूसरी लाइन, बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। मतलब देखो, जब घर में दामाद आते हैं तो जो उनकी पत्नी होती है, जो अपने मायके में है, वो क्या करती है, घर में अपने पति के आने से वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और छुपकर अपने पति को ओठर मारती है, मतलब ताना मारती है कि इतने दिनों बाद याद आई मेरी, है ना। वैसे ही देखो, बरस बाद सुधी लिन्ही मतलब इतने बरसों बाद याद आई, इतने लंबे समय बाद आपको मेरी याद आई, है ना। बरस बाद सुधी लिन्ही मतलब आपको इतनी बरस बाद मेरी याद आई कि आप मुझे आज लेने आए हैं। मतलब जैसे कि वो उनकी पत्नी उनके मायके में है और वो दामाद अपने पत्नी को लेने अपने ससुराल आया है ना। तो उसकी पत्नी इठला कर, थोड़ा रूठ कर दरवाजे के पीछे से छुप कर बोलती है जैसे कि आपको इतनी बरस बाद मेरी याद आई, आज आप लेने आए मुझे, ठीक है। ये कौन कह रही है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। मतलब लता मतलब जो बेल जो होती है ना, लताएं जो होती हैं पेड़ों में लगी हुई, वो लताएं क्या हो रही हैं, बोली अकुलाई लता। अकुलाई मतलब एक्साइटेड होकर, ठीक है। अकुलाई मतलब बेचैन होकर, एक्साइटेड होकर लताओं ने जैसे कि उस बारिश को देखकर, आ कौन रहा है, बारिश आ रही है ना। तो जब इतने दिनों बाद सारे पेड़ पौधे बारिश के लिए तरसते हैं ना, बारिश के पानी के लिए, तो इसीलिए ये लता उस बारिश को देखकर एक रूठी हुई बीवी के जैसे मतलब ताना मार रही है कि इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। जैसे कि दामाद घर पे आते हैं तो पत्नी जैसे कि रूठ कर बोलती है, वैसे ही मेघ आने पर, बारिश आने पर लताएं जो हैं वो भी रूठ कर अपने उस मेघ को बोल रही हैं कि आपको इतने समय बाद मेरी याद आई, है ना। तो देखो, पूरा हर चीज का मानवीकरण यहाँ पे किया गया है। लताओं को एक पत्नी का रूप दिया गया है, ठीक है ना। ओट हो किवार की मतलब किवार के पीछे छुपकर, ठीक है, मतलब दरवाजे के पीछे छुपकर ये लता बोल रही है बारिश से कि आपको बरस बाद सुधी लिन्ही मतलब इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। देखो, ये लताएं जैसे कि पेड़ के पीछे छिपकर उस बारिश से मतलब जो बारिश आ रही है उसे कह रही है, ठीक है ना। उसी बारिश का स्वागत कर रहा है कौन, बूढ़ा पीपल का पेड़, ठीक है, बुजुर्ग के जैसे वो स्वागत कर रहा है। और लताएं बेचैन होकर किवाड़ के पीछे छुपकर एक पत्नी के जैसे ताने के साथ अपने मतलब उस बारिश को कह रही हैं कि आपको इतने दिनों बाद मेरी याद आई। उसके बाद देखो, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। हरसाया ताल मतलब खुश, ताल मतलब तालाब, वो जो खुश, हरसाया मतलब खुश, ठीक है। वो जो तालाब जिसमें थोड़ा सा पानी है बारिश के पहले, वो भी अपने थोड़े से पानी को उछाल कर ला रहा है। कहाँ पर, इसी दामाद का मतलब इसी बारिश का पैर धुलाने के लिए। जब घर में मेहमान आते हैं तब हम उनका पैर धुलाते हैं ना घर में आने से। तो वैसे ही जब घर में बारिश आ रही है पहली बार, जैसे कि ये दामाद का रूप दिया गया है, तो ये पेड़ इस तालाब के पास जितना भी पानी है वो अपना पानी दे रही है मेहमान के पैरों को धोने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस पंक्ति में क्या कहा गया है, देखो, जैसे कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर अतिथि का स्वागत कर रहे हैं, है ना। जैसे इस पंक्ति में क्या कहा है उन्होंने, कवि ने, कि वर्षा ऋतु के आगमन से जब घर में दामाद बड़ा ही मनोरम
चित्र दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कि जब घर में दामाद का स्वागत जब होता है उस चीज का। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं ना, तो इस दौरान उनकी जीवन संगिनी मतलब उनकी जो पत्नी है वो क्या करती है, गुस्सा होकर किवाड़ के पीछे छुप कर कहती है कि आपको इतने दिनों बाद मेरी खबर लेने की सूझी, आप इन दिनों बाद मुझे लेने के लिए आए। तो वैसे ही ये लताएं भी इस पेड़ के पीछे छुपकर ये हट कर रही हैं, ठीक है ना। और ये खुश तालाब भी अपना पानी परात में भरकर मतलब अपने पानी को दे रहा है इस मेहमान का स्वागत करने के, उसके पैर धुलाने के लिए, इस बारिश का स्वागत करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने बड़े ही अच्छी शब्दों में एक दामाद के आने का और पहली बारिश के आने का जो स्वागत का क्षण है वह उसका वर्णन किया गया है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो क्षितिज अटारी मतलब क्षितिज मतलब ऐसी जगह जहाँ पे धरती और आसमान का मिलन होता है, ठीक है, वो दूर की जगह जो जहाँ पे लगता है कि धरती और आसमान का मिलन होता है, ठीक है। तो ऐसे क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी मतलब उस दूर आसमान में, अटारी मतलब छत के ऊपर जो एक कमरा होता है ना कभी कभी लोगों के, तो उस छोटे से कमरे में जैसे कि जहाँ पे छत के ऊपर आसमान लगता है कि जैसे कि वहीं आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, तो उस अटारी पर दामिनी दमकी, दामिनी मतलब बिजली चमकी, ठीक है। अब बारिश हवाओं के बाद, तेज हवाओं के बाद अब फाइनली बारिश हो रही है ना, तेज बिजली चमकने के बाद अब लगता है जैसे कि बारिश अब हो जाएगी, मतलब अब पूरा कंफर्म हो गया है ना। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, तो मतलब जैसे कि हम सबको जो हमें क्षमा करो कि हमें लगता था कि बारिश शायद नहीं होगी, हमारे अंदर भ्रम था कि जैसे कि ये हवा आएगी और चली जाएगी, बारिश जो नहीं होगी, ठीक है। तो ये भ्रम भी अब खुल गया है, मतलब अब आप आ ही गए हैं, बारिश आ ही गई है ना। क्षमा करो गांठ खुल गई, गांठ मतलब बंधन, बांध जो बंधा था, ठीक है, मतलब एक गांठ बंधी थी हमारे अंदर भ्रम की, भ्रम मतलब कुछ गलतफहमी होना, ठीक है। तो वो गांठ अब खुल चुकी है, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि बारिश आ ही गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, तो अब बांध टूटा मतलब इन बादलों का बांध टूटा और फाइनली बारिश हो गई, ठीक है। झरझर मिलन के अश्रु ढरके, तो जैसे कि किसी के बहुत दिनों के बाद मिलने से हमें हमारे आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, तो वैसे ही आंसू बनके ये मोती जैसे ये पानी के बूंद बरसने लगे। अश्रु ढरके, ढरकना मतलब कुछ लुढ़क के गिरना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी हैं। ये मिलन के आंसुओं का ये आंसुओं के बूंद है ये, ठीक है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो फाइनली अब हवाओं के बाद और बाकी सब मेघ के आने के पहले जो तैयारियां होती हैं उन सब के बाद अब फाइनली बारिश होने लगी। बिजली के चमकने के बाद बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगी। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जैसे यहाँ पर मतलब पूरा आसमान जब बादलों से ढक जाता है और बिजली चमकने लगती है तो इससे हमारे मन की ये आशंका पूरी दूर हो जाती है कि ना वर्षा होगी या नहीं होगी। हमारी आशंका मतलब हम कंफर्म हो जाते हैं कि बारिश होगी। तो इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगते हैं, है ना। तो इन्हीं चित्र का यहाँ पे वर्णन, इसी चित्र का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जब इतने पूरी गर्मियों के बाद जब पहली बारिश होती है तब गांव के लोग वर्षा का वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे कि एक शहरी एक दामाद का घर पे स्वागत किया जाता है, ठीक है। बड़े ही शान से और बड़े ही सम्मान से हम इसका स्वागत करते हैं, है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही समाप्त होता है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे कांटेक्ट करो और इस पोएम को अच्छी तरह पढ़ो और हर एक चीज को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। द क्लास इज ओवर हियर। थैंक यू।